नमस्ते, सदावत्सल मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक-एक करके जान लेते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि एयर डिफेंस गन सिस्टम को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, हिंदू की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि L&T बिजनेस और न्यू एज स्मार्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस के सीईओ और MD सलाहकार JD पाटिल ने कहा कि उनकी कंपनी इस उन्नत स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिए लोअर बिडर के रूप में उभरी है। दरअसल आपको मैं बताना चाहूंगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस साल की शुरुआत में बाय एंड मेक इंडियन श्रेणी के तहत 6000 करोड़ रुपए की लागत से हवाई रक्षा मद्दों के यानी कि एयर डिफेंस गन सिस्टम की खरीद के लिए मंजूरी दी थी। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के पास मौजूद जो एयर डिफेंस गन है उनका आधुनिकीकरण काफी समय से रुका हुआ है। साथ ही जो 240 गन्स है वो सर्च रडार के साथ आएंगी, जो कि रडार फायर कंट्रोल कमांड ट्रैक कर सकेंगे, वो भी अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के माध्यम से, जो कि इस गन के साथ ही लगा होगा। वहीं L&T की जो अपग्रेडेड गन है उसने इसी साल अपने ट्रायल्स भी पूरे किए और साथ ही L&T ने टोड गन पर काफी स्वदेशी सामग्री के साथ क्वालिफाई भी किया। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर आ रही है। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत इजरायली टेवोर राइफल का एक भारतीय संस्करण विकसित कर रहा है, जिसे इंडियन टेवोर X95 राइफल कहा जाता है। इसके अलावा ऑपरेशनल क्षेत्रों में लगे बलों के बीच संचार को यानी कि कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए सेना ने SDR TAC हासिल करने का निर्णय किया है, जिसे कि DRDO ने तैयार किया है। इसके अलावा DRDO की CVRD ने अर्जुन नाम के मेन बैटल टैंक को विकसित किया है। इस टैंक का नवीनतम संस्करण अर्जुन मार्क 1A के रूप में जाना जाता है, जो रेगिस्तान के इलाकों के लिए काफी उपयुक्त है और अधिक प्रभावी और घातक विशेषताओं के साथ आता है। रिपोर्ट्स कहती है कि इस नए वेरिएंट में 72 नए फीचर्स जोड़े गए हैं और अर्जुन मार्क 1A में दिन के लिए बेहतर लक्ष्य प्रणाली भी होगी। इस टैंक को हंटर किलर का नाम दिया गया है। साथ ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली की जो प्रभावी सीमा है वो 40 से 60 किलोमीटर। इस तरीके से दोस्तों, भारत पाकिस्तान और चीन को देखते हुए लगातार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। चीजें साफ है कि आने वाले समय में ये स्वदेशीकरण का स्तर काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों एक खबर की तरफ, जो कि MiG-29 के फाइटर जेट के क्रैश को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, गोवा तट पर एक नियमित उड़ान के दौरान भारतीय नौसेना का MiG-29 के क्रैश हो गया। कहा जा रहा है कि ये जो विमान था यानी कि MiG-29 के, वो अपनी नियमित उड़ान पर था, लेकिन इसी दौरान तकनीकी खराबी आई, जिसके कारण समुद्र के ऊपर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और पायलट की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं इस क्रैश हादसे पर भारतीय नौसेना ने कहा कि घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। यह घटना करीबन 12 बजे की है। हालांकि इसकी डिटेल आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी। अब समझ से आती कि MiG-29 के, जो कि भारतीय नौसेना में एकमात्र कैरियर आधारित लड़ाकू विमान है, ऐसे में उनकी संख्या में भी कमी आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इनका मेंटेनेंस किया गया था या नहीं। चीजें बहुत कुछ हैं जो कि आने वाले समय में बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि प्रॉब्लम कहां पर आई थी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि तटरक्षक बल को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के एयर इनक्लेव ने भुवनेश्वर में 15वां एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH मार्क 3 को शामिल किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय नौसेना ने तो 11 और भारतीय सेना ने 73 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 के ऑर्डर दे रखे हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, भारत में बने इस हेलीकॉप्टर को भारत के अलावा इजराइल, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, इक्वाडोर, तुर्की, पेरू जैसे देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर सामान्य ध्रुव हेलीकॉप्टर के कुछ मामलों में अलग है, क्योंकि इसे खास तौर से तटरक्षक बल के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके कैबिन में मशीन गन लगाई गई है, तेज रोशनी वाली सर्च लाइट भी लगाई गई है। इसके अलावा इसे 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन से भी लोड किया गया है। ALH मार्क 3 की अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एक बारी में 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके दो वेरिएंट्स हथियारबंद है, पहला LCH प्रचंड और दूसरा HAL रुद्रा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि फिलीपींस को लेकर आ रही है। दरअसल फिलीपींस में भारत के राजदूत ने कहा कि भारतीय आर्म फोर्सेस ने फिलीपींस आर्म फोर्सेस को एक कोर्स का ऑफर किया है, जो कि ऑपरेशनल रेडीनेस और साइबर सिक्योरिटी पर है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलीपींस की मिलिट्री ने ब्रह्मोस सिस्टम पर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है और इसकी पहली डिलीवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। साथ ही भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है, खासकर कि फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी सिस्टम के अपग्रेडेशन को लेकर। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि HAL को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी विमान एविएशन सिस्टम सर्विसेज ने HAL के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसके तहत
वे HAL से 5 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेंगे और साथ ही इस एग्रीमेंट के तहत 5 अन्य यूनिटों का भी प्रावधान है। और दोस्तों ये काफी अच्छा इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि इससे भारत में एक इकोसिस्टम लूप बनेगा, जहां पर जो भारतीय मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स है उन्हें अब इंडियन लीजिंग कंपनी भी लेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना ने इजराइल के द्वारा बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पिटबुल रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम पर अपनी रुचि व्यक्त की है और इसे इजराइल की कंपनी जनरल रोबोटिक्स ने बनाया है। कहा जा रहा है कि ये लाइट आर्म व्हीकल्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में भी लगाया जा सकता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और पिटबुल में 7.62 mm और 12.7 mm की मशीन गन लगी हुई है। साथ ही इसमें 40 mm का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी है और इसमें 30 mm की कैनन लगी हुई है। और ये पिटबुल सिस्टम अपने साथी सैनिकों को और दुश्मन के सैनिकों की पोजीशन को ट्रैक कर सकता है और इसका जो टारगेट प्रिडिक्शन एल्गोरिथम है वो काफी तेजी से टारगेट्स की सूचना मुहैया कराता है ताकि सही समय पर निशाना लगाने की अनुमति दी जा सके। और इस पिटबुल RCWS का इस्तेमाल काउंटर ड्रोन मिशंस में भी किया जा सकता है और इसमें सॉफ्ट और हार्ड किल क्षमता भी है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दरअसल भारतीय वायुसेना को पहला DRDO के द्वारा निर्मित नेत्रा मार्क 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल जो एयरक्राफ्ट है वो 2025 के मध्य से मिलने लगेगा और सभी जो 6 अवाक्स हैं वो 2027 तक मिल जाएंगे। कहा जा रहा है कि पहला A321 एयरक्राफ्ट में रिफर्बिशमेंट होना है जिसे कि भारत में किया जाएगा और इसमें स्टैंडर्ड सीट्स को और जो अन्य गैर कंपोनेंट्स हैं उन्हें हटाया जाएगा और इसके एवियोनिक्स को मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड में बदला जाएगा और इसे फ्रांस की कंपनी भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर करेगी और इसमें नए इंजनों का सेट भी लगाया जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि A321 इसमें डुअल साइड एयरबॉर्न रडार फिक्स किए जाएंगे और इसकी डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर होगी और इसमें मिशन ऑपरेटर कंसोल्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विच, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स भी लगाए जाएंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि ऑकस समझौते को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों एक बात यहाँ पर सामने आई है जो कि हम सबको जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि पश्चिमी देश भारत के लिए क्या सोचते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर चाइना के उस प्रपोजल रेजोल्यूशन को रोक दिया था जिसमें कि चाइना ने ऑकस ग्रुपिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसे कि चाइना ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में उठाया था और इससे अब ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिलनी शुरू हो जाएंगी जो कि ऑकस ग्रुपिंग के तहत मिलेगी ताकि वो चाइनीज नेवी को भारतीय ओशियन में यानी कि इंडियन ओशियन में ट्रैक कर सकेगा। हालांकि दोस्तों भारत को यूके और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरह डायरेक्ट तकनीक नहीं मिली है और इसलिए भारत को रशिया पर निर्भर रहना पड़ा है, खासकर कि इस महत्वपूर्ण तकनीक के लिए। और तब तक भारत रशिया पर निर्भर रहेगा जब तक भारत खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को नहीं बना लेता। दरअसल कहा जा रहा है कि भारत अब एक्ला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर लेगा, वो भी 10 साल के लिए, जो कि $3 बिलियन का सौदा होगा। हालांकि ये समझौता 2019 में ही हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो पश्चिमी देश है वो भारत के लिए ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकते हैं। यानी कि भारत एक तरफ सपोर्ट कर रहा है इन लोगों को और ये भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है रशियन हार्डवेयर का तो ये वैसे भी विरोध कर रहे थे, लेकिन ये चीज नहीं देख रहे कि भारत ने ऑकस ग्रुपिंग का समर्थन किया है, ना ही ये भारत को तकनीक दे रहे हैं। आप कह रहे हो ना यूके, अमेरिका, और खास करके मैं यूके का नाम इसलिए लूंगा कि रोल्स रॉयस के साथ आप इंजन निर्माण की बातचीत कर रहे हो, कितना रिलायबल ये होगा। और रोल्स रॉयस की एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि टर्की के साथ भी इन्होंने इसी तरीके की इंजन डील कर रखी है। और दोस्तों यूके और यूएस भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ना तो वो देंगे और ना ही तकनीक देंगे। तो चीजें यहाँ पर अब आप जियोपॉलिटिक्स लेवल पर समझ सकते हैं कि आप इंजन बनाने की सोच रहे हैं इनके साथ, रोल्स रॉयस के साथ, तो कितना ट्रस्टेबल होगा, कितना भविष्य में आपका साथ देगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा इस बारे में। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना दिवस परेड का आयोजन अगली बार बेंगलुरु में किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसका आयोजन राजधानी दिल्ली में होता था। अगर बेंगलुरु में सेना दिवस परेड यानी कि आर्मी डे परेड होती है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि दिल्ली के बाहर इसका आयोजन कहीं और किया जा रहा है। सेना दिवस परेड का आयोजन हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे के मौके पर किया जाता है। दरअसल इस बार वायुसेना दिवस का आयोजन भी दिल्ली से बाहर यानी कि चंडीगढ़ में किया गया था। सेना के अधिकारियों ने परेड को लेकर इसे देश के दक्षिणी कमान में आयोजित करने का फैसला किया। इसी को लेकर बेंगलुरु में अगली बार सेना दिवस के मौके पर परेड का आयोजन किया जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत में सेना दिवस की शुरुआत साल 1949 में हुई थी। ये वो समय था जब ब्रिटिश हुकूमत के बाद सेना की सत्ता पूरी तरीके से देश की इंडियन आर्मी के पास आ गई थी। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।